सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। सो व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड रीजन्स। सो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है और कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या प्रोविजन है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ ए स्टेट, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ध्यान रखें कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है, लेकिन इसका जो फॉर्म जो है, जिसका प्रिंसिपल है, वो टोटली फेडरलिज्म को फॉलो करता है। सो इंडिया इज ए फेडरल कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस वर्ड को आप याद रखेंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें प्रोविजन ये किया गया कि इंडिया में 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में 3rd टायर भी इसमें ऐड किया गया, जिसको हम पंचायती राज इन रूरल एरियाज एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज के नाम से जानते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। आमतौर पर जो यूनियन गवर्नमेंट हम वर्ड यूज करते हैं तो उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। और जो तो फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट। सो लेटर ए 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। आमतौर पर सेंट्रल, स्टेट और जो पंचायती राज है या जो लोकल गवर्नमेंट है, इनके अलग अलग एरियाज डिफाइन किए गए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लागू होते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ legislative powers between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. सो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि इंडिया को कैसे वो फेडरल कंट्री बनाता है, तो आमतौर पर इसमें 3 लिस्ट हैं। 3 लिस्ट हैं जो इनके जो सेंटर और स्टेट के जो राइट्स हैं इनको स्पेसिफाइड करते हैं कि सेंटर के कौन से पावर होंगे, स्टेट के कौन से पावर होंगे, और ताकि इनमें आगे किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो। नाउ सो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, Union list. Union list includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency. ये ध्यान रखें कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये जो मैटर्स हैं ये टोटली सेंटर के अंडर में हैं। क्योंकि कोई एक कंट्री है तो करेंसी की अगर बात करें तो हर स्टेट अपना अपना करेंसी तो लागू नहीं करेगा, वैसे पॉसिबल भी नहीं है। डिफेंस एक सिस्टम होना चाहिए पूरे कंट्री के लिए, बैंकिंग सिस्टम एक होनी चाहिए। तो ऐसे मैटर है जो पूरे कंट्री में एक ही होना चाहिए, वो सेंटर के अंडर में है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि ये ऐसे मैटर्स हैं जिस पर पूरे कंट्री में एक ही रूल रेगुलेशन होना चाहिए। सो द यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ये ऐसे लिस्ट हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल रेगुलेशन बना सकती है, ये उसी के अंडर में आते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्जाम्पल्स भी आएगा, आप तो आप दे सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कौन सी लिस्ट आती हैं, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये ऐसे मैटर हैं जो स्टेट के अंडर में हैं और इस पर स्टेट्स से रिगार्डिंग कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकती है अपने स्टेट में, इसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नाउ सो फर्स्ट लिस्ट हमने देखा यूनियन लिस्ट, या सेकंड है स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट है? कंकरेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का राइट है इस पर कानून बनाने का। डेट मीन्स इसमें जो सब्जेक्ट हैं उस पर सेंटर और स्टेट दोनों रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंडर में। इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिजेज, एडॉप्शन, सक्सेशन,
both the union as well as the state government can make law on the subject mentioned in this list. So if their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. अगर इस पर कंकरेंट लिस्ट में अगर सेंटर स्टेट दोनों रूल रेगुलेशन बनाते हैं और अगर किसी भी सिचुएशन में दोनों में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि किसका रूल जो है फॉलो किया जाए, तो ये प्रोविजन दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही माना जाएगा, या जो केंद्र सरकार जो है जो रूल रेगुलेशन बनाएगी वही लागू होगा. सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट हमने देखा. यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना सकती है जो उसमें सब्जेक्ट मेंशन है सेंटर के अंडर में आते हैं. स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टेट के अंडर में आते हैं और उससे रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, बट अगर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रिवेल किया जाएगा, माना जाएगा. नाउ अब बात करते हैं कुछ मैटर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सेंटर, स्टेट या कंकरेंट किसी में शामिल ना हो, या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ मैटर बाद में आए. So what about subjects that do not fall in any of the three lists? As for example, computer software that came up after the constitution was made. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का तो उसमें जिक्र ही नहीं है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया. सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिडरी सब्जेक्ट्स. अगर इस प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है तो उसको भी सेंटर के अंडर में रखा गया है कि सेंटर गवर्नमेंट ही उस पर रूल रेगुलेशन बनाएगी. नाउ आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फेडरेशन जो बने हैं वो आमतौर पर होल्डिंग टुगेदर के थ्रू बना है, जो कि हमने पहले देखा था कि फेडरेशन दो तरीके से बनते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. सो most federation that are formed by holding together do not give equal powers to constituent units. जो उसके अंडर में जितने स्टेट्स हैं उनको आमतौर पर पावर नहीं देती हैं, बट some states enjoy a special status. States such as the Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers under the certain provisions of the Constitution of India, Article 371, and Jammu and Kashmir according to Article 370. वैसे जम्मू कश्मीर का जो है अभी रिसेंटली उसको ख़त्म किया गया है, लेकिन फिर भी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो है इनको स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं. इसका क्या कारण है? दीज स्पेशल पावर्स आर स्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, कि वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं, मूल निवासी जिसको कहते हैं वहाँ पर, तो उनके आमतौर पर राइट्स होने चाहिए. देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज. इंडियंस who are not permanent residents of this state cannot buy land or houses here. जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं जो इंडियंस, तो वो वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस यानी कि घर वगैरह नहीं खरीद सकते. सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नाउ सो देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर. कुछ ऐसे टेरिटरी हैं जो इतने छोटे हैं कि ना तो उनको स्टेट बनाया जा सकता है और ना ही उनको सेंटर के अंडर में रखा जा सकता है. तो उसके लिए क्या किया जाए? सो दीज एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. सो स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और उसको किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में मर्ज भी नहीं किया जा सकता. सो दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरेटरीज. तो इतने छोटे ये टेरेटरीज हैं कि इनको यूनियन टेरेटरीज कहा जाता है. इनको किसी स्टेट में भी मर्ज नहीं किया जा सकता, तो इनको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रखा जाता है, जिनको हम यूनियन टेरेटरी या डेट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं. सो दिस टेरेटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट. इन टेरेटरीज के पास स्टेट की तरह पावर नहीं है, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल हैं, इस तरह से इनके पास पावर नहीं है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस स्टेट. तो आमतौर पर इनके सारे जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में दिए गए हैं, इसलिए इनको यूनियन टेरेटरीज कहते हैं. नाउ सो दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया गया है तो प्रोविजन ऐसा है कि उसको इतना आसानी से चेंज
नहीं किया जा सकता. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. एनी चेंज to it has to be first passed by both of the houses of parliament with at least 2/3 majority. कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में इसको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना जरूरी है. देन it has to be rectified by the legislatures at least half of the total state. और उसके बाद लेजिस्लेचर में कम से कम आधे स्टेट का समर्थन मिलना जरूरी है. तभी जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उसमें कोई चेंज किया जा सकता है, चाहे वो स्टेट और सेंटर से रिगार्डिंग कोई भी रूल्स रेगुलेशन हो. नाउ द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द implementation of constitutional provisions and procedures. तो फिर किसको राइट है कि इनमें चेंज कर सके, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन देखेगा. सो अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है तो इसके लिए हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स मेक ए डिसीजन. अगर राइट से रिगार्डिंग अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन. दस union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. अगर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी वगैरह आती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है इस मैटर को देखेंगे कि कौन सा राइट किसके अंडर में आता है. सो नाउ इस वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं, जिसमें देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भारत जो है राज्यों का संघ है. बेसिकली हम फेडरलिज्म वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के थ्रू सेंटर और स्टेट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो. और अगर ऐसी होती भी है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन से एरियाज किसके अंडर में आते हैं. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.